तो मेन देखिए इसमें हमारा न्यूज़ है जो कि अभी हाईलाइट है कि G20 समिट हुआ है, ठीक है ना। तो G20 समिट आज कंक्लूड हो गया है जोहान्सबर्ग में। हाँ, ये तो संडे का है, तो कल का ये है। आज का खुल गया है। आज का ऊपर क्या लिखा हुआ है? आज तो यहाँ मंडे संडे का ही खोल रहा है, मंडे नहीं खोल रहा है। अरे, हो सकता है। देख रहे, रुकिए चेक कर रहे हैं। ऐप में हो सकता है अपडेट किया होगा, वेबसाइट पर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। संडे वाला खोलिए पहले, संडे वाला। क्योंकि यही मिलेगा ना, आज तो ख़त्म हो गया उसका, तो आज नहीं मिलेगा। देखिए इसमें जो है, हो गया ओपन संडे का। हाँ, देखिए इसमें जो है सबसे पहले है कि आपका पीएम प्रपोजेज न्यू ग्रोथ इनिशिएटिव्स एट G20, ठीक है। तो ये समझिए कि आपको अभी करंट में जो है ये बिल्कुल समझिए रखा हुआ क्वेश्चन है मेंस के लिए, समझ गए। हाँ, ये जो है क्योंकि अभी जैसा वर्ल्ड में चल रहा है हालात, तो इंडिया का लीडरशिप G20 में, और ये आपके अगले मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है ना पूरा आर्टिकल ये उस पर है, क्या क्या वहाँ पर जो है हमारे मोदी जी ने वहाँ कहा है, और उसके हिसाब से क्या जो है आगे कंक्लूड होने जा रहा है। तो ये जो जो चीज़ है ना, इसको पूरा बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। ये समझिए कि आपको आंसर के लिए पूरा मसाला है, डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट ही आएगा क्वेश्चन, समझ लीजिए मेंस का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इसको जो है आप क्रॉप नहीं, इसको वो डाउनलोड हो जाएगा सीधे। हाँ, उसी में वो इशू डाउनलोडेड रहेगा, आप ओपन किए ना तो वहाँ सेव हो जाता है अपने आप उसमें। नहीं नहीं, क्रॉप का भी ऑप्शन रहता है, जैसे मैंने वैसे पूरा आपको उसमें रहेगा ही। और यहाँ से हम भेज ही रहे हैं आपको जो है हाईलाइट करके पीडीएफ। पीडीएफ तो हाँ 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 हाँ, उसमें जैसा ऑप्शन दे रहा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल को अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेन आप समझिए कि आंसर आपको एक है अगले मेंस के लिए। तो इसी तरह से देखिए होता है, समझ गए कि आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आइडिया आएगा, या हम बताएं कि हाँ ये आने वाला है। तो इसको दम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, पूरा बढ़िया से कई बार पढ़ इसको दिमाग में दम बिठा लेना है। पीटी के व्यू से भी आए, पीटी में तो आएगा ही आएगा कि G20 समिट कहाँ हुआ, या उसमें क्या डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है ना, या उसका क्या टारगेट था, मैंने फोकस किस चीज़ पर था, है ना। वो तो पीटी में तो 1 नंबर 2 नंबर का आएगा, मेंस में आपको फुल क्वेश्चन ही आएगा, समझ गए। तो इसलिए इसको अच्छे से दम पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद तो फिर जो है जो चल रहा है जनरल वही सब है। यूक्रेन यूरोपियन एलाइज स्क्रैम्बल, तो ये यूक्रेन रशिया का चल रहा है मामला जो है उसका न्यूज़ है। उसके बाद देखिए यहाँ आ गया एक और इम्पॉर्टेंट है, COP30 एंड्स विथ प्लान फॉर रोड मैप्स टू कर्ब यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। तो ये भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैंने बताया ब्राज़ील में अभी क्लाइमेट समिट चल रहा है, तो वहाँ जो है ख़त्म हो गया, और उसका क्या फाइनली तय किए लोग वहाँ पर, तो ये बातें यहाँ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या वहाँ डिस्कस किया गया और क्या फाइनली डिसाइड किया गया आगे के लिए। तो ये है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैंने बोला कि ये और ऊपर वाला जो है आपका G20, हाँ ये दोनों मेंस में आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों को अच्छे से पढ़ना है। बाकी तो जनरल इसमें न्यूज़ है और फिर आगे अगर चलते हैं तो नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पर जनरल पॉलिटिकल न्यूज़ है।
पेज 3 पे आ जाते हैं। पेज 3 पे एक है कि यूपी सीएम पुशेज फॉर स्ट्रिंजेंट एक्शन ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो ये हाँ पेज 2 पर वैसा कोई नहीं है, पॉलिटिक्स है खाली जनरल, तो सब में कोई सिर खपाने से फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अब वो तो यही है कि एसआईआर जो चल रहा है, वोटर लिस्ट का रिवीजन, उसका सब स्टेट वगैरह वो खिलाफ कर रहे हैं, बाकी अपनी पॉलिटिक्स है सब जगह की, उसमें आपको उसमें नहीं पढ़ना इतना। ये है फिर जैसे यूपी में उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो है कड़ाई से उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है क्या ये कह रहे हैं। और उसके बाद फिर राइट साइड में देखिए 10 बिल्स लिस्टेड फॉर विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इस विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें 10 बिल जो है उसमें तय किए गए हैं कि ये बिल लाए जाएंगे। तो क्या क्या बिल हैं उन सबको पढ़ लीजिएगा ठीक से। और फिर यहाँ है कांग्रेस एपी अकाली दल स्लैम बिड टू ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240। ठीक है, तो 240 आर्टिकल के तहत इसको देख लीजिए क्या है, 240 आर्टिकल के तहत लाने से क्या होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और फिर इधर फिर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है CAQM एनफोर्सेज स्ट्रिक्टर इमरजेंसी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन दिल्ली। तो इसको देख लीजिएगा, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या क्या भी किया जा रहा है। तो वो पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ इन जनरल आपका क्वेश्चन आता ही है, तो उसमें आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पेज 4 पर आते हैं। पेज 4 पर यहाँ देखिए कांग्रेस का कहना है न्यू लेबर कोड्स एंटी वर्कर एंड प्रो कॉरपोरेट। तो न्यू जो लेबर यानी कि मजदूरों के कानून जो होते हैं, तो वो जो है इनका कहना है कि वर्कर्स के खिलाफ है और कंपनीज के फेवर में है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और बगल में जो है फिर इधर लेबर एक्सपर्ट्स वेलकम न्यू कोड्स बट अर्जेंट गवर्नमेंट टू एड्रेस टीथिंग इशूज। नए लेबर कोड्स आए हैं, यानी कि लेबर लॉज लाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको पढ़ ले, बहुत समय से इसका विरोध हो रहा है। तो ये दोनों आर्टिकल अगल बगल जो है इसको देख लीजिएगा कि लेबर को आया पहले से है, लेकिन इसको लागू नहीं, अभी लागू करने जा रही है सरकार। आया हुआ पहले का है सब, तो आया था जब तो आपको हम बताए थे, उस समय डिस्कस किए थे। तो इसको देख लीजिएगा क्या क्या है और उसमें क्या ये लोग बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे कॉलेजियम क्लियर्ड 93 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेस ड्यूरिंग माई टेन्योर CJI गवई। ठीक है, तो यहाँ पर जजेस का है प्रमोशन को लेके। तो गवई साहब कह रहे हैं कि हमारे समय में 93 नाम हाई कोर्ट जज बनाने के लिए क्लियर किया गया। ठीक है, पढ़िएगा क्या इसमें। और फिर इधर जो है बगल में नए जो जस्टिस आज सूर्यकांत शपथ लेने वाले हैं, उनका है स्टेटमेंट कि जो सुप्रीम कोर्ट में 90,000 पेंडिंग केसेस है उनको कम करना एक चुनौती है। और आगे देखिए नीचे CPIM का आया है स्टेटमेंट कि SC's ओपिनियन ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज डिसअपॉइंटिंग एंड एम्बिग्यूअस। सही बात है, तो डिसअपॉइंटिंग और ये कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है। इसको देखिएगा क्या कह रही है। नीचे नेक्स्ट पेज पर, पेज 5 पर आ जाइए। तो कई जगह देखिए BLO जो होता है बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है,
बीएलओ जो होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं। जैसे जनरली जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स होते हैं उनको बीएलओ अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो बीएलओ जो होते हैं वो आपका ये काम करते हैं जो है मतलब लोकल लेवल पर वोटर्स का वेरिफिकेशन वगैरह या कार्ड वगैरह बनाना करना, तो वही सब इशू करवाते हैं। तो उन पर देखिए प्रेशर आ रहा है। यहाँ मेन न्यूज़ है बीएलओ डेड। बंगाल में कोई बीएलओ का जो है वो मरा हुआ पाया गया, या बगल में न्यूज़ देख रहे हैं कि एमपी में भी 4 BLOs डाई इन 2 वीक्स इन एमपी में भी 4 BLO मारे गए हैं, मर गए हैं। तो बात है कि देखिए जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना जोड़ने का जो ये सब धांधली चल रहा है, और वो करने वाले होते हैं बीएलओ, ठीक है ना। बीएलओ को ही अधिकार होता है कि किसी का नाम जोड़ना है कि हटाना है। तो उसको लेके विवाद चल रहा है, इसलिए बीएलओ का हो सकता है हत्या हो रहा हो, मर्डर हो रहा हो। तो ये एसआईआर से सारा कंट्रोवर्सी, इसको देख लीजिएगा क्या है, क्या कहना है सबका। नीचे भी देखिए लार्जेस्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट इन इंडिया ऑन विथ वेस्ट बंगाल एसआईआर। एंड फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में? फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है ना। हाँ, तो हम कहते हैं इंडिया में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज भी वर्ड यूज़ करते हैं और सफरेज भी यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है। सफरेज, हाँ, SUFFRAGE, हाँ। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहते हैं, जिसमें है कि यूनिवर्सल माने सबको, एडल्ट जो एडल्ट है उसको वोट देने का, यानी कि देश में जो भी एडल्ट है 18 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको वोट देने का अधिकार है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल, मतलब सबको दे दिया गया। जैसे ये पहला इंडिया ही ऐसा कंट्री था कि जहाँ मतलब एक साथ सबको दे दिया गया कि भाई जो ठीक है, चलिए वो तो डिस्कस करने का मामला है। कोई कहेगा कि भाई अनपढ़ को अधिकार नहीं है क्या वोट देने का, ऐसा थोड़ा है। खैर वो देखिए वो डिस्कशन का मामला है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इंडिया वाज प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्री कि विच गेव द वोटिंग राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। ऑल इट्स सिटीजन्स ओनली इन रिगार्ड टू, मतलब कि अडल्ट होने चाहिए, दे शुड बी अडल्ट, मीन्स दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो मानते हैं कि भाई अडल्ट हो जाने पर व्यक्ति कम से कम एक जिम्मेवार हो जाता है। बाकी पढ़ा लिखा रहे नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन अपने फैसलों के लिए, अपनी सोच के लिए वो जिम्मेवार हो जाता है। तो माना जाता है कि हाँ उसको समझदारी दुनिया की थोड़ा बहुत हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया इसको कहते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि देखिए पहले क्या अंग्रेज़ों के समय बड़े भेदभाव थे, है ना। जिसको ज़मीन है या जो ज़मींदार है या ऐसे लोगों को ही दिया जाता था वोट का अधिकार, लेडीज़ को नहीं दिया जाता था। जेंट्स में भी जो है कुछ ऐसे रहता था कि जो बड़े जिनके पास संपत्ति है, जायदाद है, तो ये सब कोई बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के सिर्फ ये कंडीशन रखा गया कि हाँ वो एडल्ट होना चाहिए, वोट देने का उसको समझदारी होना चाहिए। तो वो जो भी है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आदमी हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी किसी तरह का काम करता हो उससे, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार देश की सरकार के लिए, अपनी सरकार के लिए है। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जैसे देखिए इसमें मेंशन भी किया है आगे नीचे जाके सेकेंड पैराग्राफ में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो फ्रेंचाइज वर्ड अब यहाँ क्या बोल रहा है हेडिंग में, लार्जेस्ट डिस एनफ्रेंचाइजमेंट। डिस का मतलब क्या हुआ, उल्टा, खत्म करना। डिस एनफ्रेंचाइज होता है मतलब कि किसी को वोट देने का अधिकार देना। फ्रेंचाइज हुआ वोट का अधिकार। अगर किसी को आप अधिकार दे रहे हैं तो उसमें एन जुड़ जाता है, एन फ्रेंचाइज यानी अधिकार देना, और डिस लग गया यानी कि ख़त्म कर रहा है। तो अधिकार, तो यानी कहने का मतलब है, ये कहा जा रहा है हेडिंग में कि लार्जेस्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी सबसे बड़ा जो
वोटरों से उनका अधिकार छीनने का काम हो रहा है, वो इंडिया के वेस्ट बंगाल में एसआईआर के माध्यम से हो रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक्टिविस्ट्स का कहना है, जो है जिसमें कि सामने आप फोटो में देख रहे हैं कि योगेंद्र यादव जो पहले आपसे भी जुड़े हुए थे, तो योगेंद्र यादव जो हैं और भी लोग हैं, तो उनका ये जो है इस तरह का विरोध एक चल रहा है सरकार और इलेक्शन कमीशन के कि भाई इस तरह का नाम आप एक तरह से हटाया जा रहा है लोगों का, ये गलत है। अब फिर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो भूटान से न्यूज़ है। तो यहाँ एक ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल हुआ। ठीक है, अभी आप जो फोटो देख रहे हैं तो ये ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, जिसमें कि आप देख रहे हैं बहुत सारे अबाउट 50,000 जो है वो लोग शामिल हुए। बुद्धिस्ट जो लामा होते हैं, संत होते हैं, वो 20 से ज़्यादा देशों से जो है लगभग 50,000 लामा चाइना, भूटान, तिब्बत वगैरह में लामा कहते हैं, जो उनके जैसे हम लोग गुरु कहते हैं वो लामा कहते हैं, जैसे दलाई लामा है ना, तो वो लामाओं के हेड है दलाई, मतलब वैसा नाम होता है हेड, जैसे पोप कैसे होता है, क्रिश्चियन में पोप होते हैं या आर्च बिशप होते हैं, अलग अलग पोस्ट है, तो वैसे ही वहाँ जो है लामा और सबसे हेड जो होते हैं हेड लामा, उनको दलाई लामा कहते हैं। तो यहाँ जो है 50,000 लामा जमा हुए भूटान में, एक दुनिया की शांति के लिए प्रेयर करने के लिए। तो ये भी एक तरह का नया इवेंट है, बहुत साल बाद ऐसा भूटान में हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। ये हो सकता है पीटी में भी पूछा जाए आपसे, है ना, कि ये कहाँ हुआ था। और उसी के आगे फोटोज भी फिर दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर आ जाते हैं पेज 8 पर, एफएक्यू। तो व्हाट इज़ द मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट। देखिए अच्छा दिया है, आपको कवर किया है जो तमिलनाडु में और वहाँ कर्नाटका वगैरह में प्रॉब्लम चल रहा है, मेकेडाटू डैम प्रोजेक्ट। तो मेकेडाटू रिवर पर एक डैम बनाने की बात चल रही है, जिसको लेके दोनों राज्यों में विरोध चल रहा है, तमिलनाडु और कर्नाटका में। तो ये क्या है डिस्प्यूट, इसको समझने के लिए आपको ये आर्टिकल दिया है, बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इधर फिर है वाई डिड इंडियाज ट्रेड डिफिसिट वाइडन इन अक्टूबर। इन अक्टूबर में इंडिया का जो बिजनेस का घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों गया, तो वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे है आर EKYC नॉर्म्स इन एक्सक्लूडिंग MG नरेगा वर्कर्स। तो कह रहा है कि क्या EKYC जो करने से जो MG नरेगा के वर्कर्स को हटाने का ये साजिश रचा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है मौका। तो ये भी देख लीजिएगा कि EKYC क्या है और कैसे उससे नरेगा के मजदूरों का, क्योंकि बहुत सारे इसमें फर्जी, अभी आप देखें कि बहुत सारे कितने लाखों जो है फर्जी नाम हटाए गए नरेगा के उससे, वो भी आप अभी पढ़ चुके हैं न्यूज़ में 1-2 दिन पहले। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज 10 साइंस।
हम्म। उसके बाद नीचे का आर्टिकल है हाउ मच ऑफ द इंटरनेट एक्चुअली रन्स ऑन क्लाउड फ्लेयर। तो ये भी एक समझने की कोशिश करिएगा इसमें क्या क्या आपको बताना चाह रहा है। जैसे क्लाउड फ्लेयर एक क्लाउड सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है, तरीका है जिसमें कि आपका, क्योंकि आजकल सारा काम आपका क्लाउड के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। तो इंटरनेट का जो पूरा वो मीडियम है वो कितना उसमें सिक्योरिटी है कि नहीं, ये सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करता है क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, तो उसमें क्या इसमें बातें कह रखा है इसको समझने की कोशिश करिएगा, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बातें होंगी। नेक्स्ट है फिर बिजनेस पेज। मेन न्यूज़ है डार्क पैटर्न स्टे फॉर कंज्यूमर्स, गिग स्टाफ पोस्ट सेल्फ ऑडिट। ठीक है, तो कंज्यूमर्स के लिए डार्क पैटर्न्स हैं, मतलब अभी ठीक नहीं है। समझिएगा क्या बता रहे हैं, डार्क पैटर्न्स है मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ। और दूसरा गिग स्टाफ पोस्ट सेल्फ ऑडिट। गिग बोलते हैं जो माने कि इस तरह के काम होते हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट डिलीवरी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, या इस तरह का जो होता है, ये सब जो है गिग कहते हैं, गिग वर्कर्स। तो गिग स्टाफ यानी कि गिग कंपनीज में, गिग जॉब्स में काम करने वाले लोग जो हैं वो अपना ऑडिट खुद कर रहे हैं। सेल्फ ऑडिट मतलब अपनी जांच खुद करना। इसको पढ़ के समझिएगा। अब देखिए बगल में न्यूज़ दिया है जो आपको कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस स्लोज इन नवंबर एज टैरिफ्स हिट डिमांड। तो यूएस में जो है मैन्युफैक्चरिंग घट गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने टैरिफ इतना लगा दिया है, तो वहाँ से कौन खरीदेगा महंगा होने के कारण। तो जब डिमांड ही नहीं आएगा तो फिर बनाने का फ़ायदा। जब डिमांड होता है तब ना, जितना डिमांड होता है उस हिसाब से बनता है सामान। अब डिमांड घट गया क्योंकि टैरिफ लगा दिया है, सामान महंगा हो गया है, तो इसके कारण वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बैठ जाएगा उसका धीरे धीरे। देखिए नीचे फिर न्यूज़ है 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस बिल इन विंटर सेशन। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से विदेशी कंपनी अपना कंपनी यहाँ खोल सकती है इंश्योरेंस का। तो ये पहले लोगों ने नहीं किया था, लेकिन अब जो है बीजेपी सरकार 100% उसको ओपन करने के लिए तैयार है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। और बगल में फिर है इंडियन कंपनीज हाई मार्जिन्स लो कैपिटल एक्सपेंडिचर पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब होता है दुविधा। पैराडॉक्स का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि सांप से छुंदर की हालत, न निगला जाए न उगला जाए। सांप जो है, जब होता है क्या है कि सांप कोई छोटा सांप होता है और बड़ा छछुंदर को जो है मुंह में वो पकड़ लेता है। अब वो, हाँ, उसी को उस हालत को कहते हैं कि सांप से छुंदर की हालत हो गई। माने क्या है कि न तो उसको निगल सकता है क्योंकि वो अपने साइज के हिसाब से ज़्यादा बड़ा को निगल लिया है, पकड़ लिया। अन्ना छोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि फंस गया है। दूसरी बात है कि लालच भी उसको होता है कि भाई खाएंगे क्या, छोड़ देंगे तो उसी को, उसको इंग्लिश में कहते हैं उसको कैच 22 सिचुएशन। कैच, CATCH, कैच, क्रिकेट में कैच होता है ना, कैच 22। हाँ, इंग्लिश में उसको जो है, हाँ हाँ हाँ,
इंग्लिश में भी या हिंदी में भी, वो मतलब वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, नंबर्स में भी। तो उसको हिंदी में उसको मुहावरा कहते हैं कि सांप छछूंदर की हालत, और इंग्लिश में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन, मतलब न तो अब इधर कर सकते हैं न उधर कर सकते हैं, बीच में फंसा हुआ है। तो जैसे कि सांप होता क्या है ना कि उसको कुछ बगल में हिलता हुआ नजर आया, उसको मुंह खोल के पकड़ लेता है। अब कोई छछूंदर, छछूंदर जो होता है वो बड़ा साइज का होता है। अब उसको वो मुंह का तो पकड़ लिया, लेकिन उसको निगल सकता नहीं, इतना बड़ा मुंह उसका है नहीं, निगलेगा तो उसका शरीर फट जाएगा। और दूसरा तरफ है कि उसको फंस गया है, उसके दांत में निकलता भी नहीं है, दांत से पकड़ लेता है ना। और दूसरा बात है कि वो छोड़ेगा तो उसका मतलब उसको निकालने की कोशिश करेगा, उसी का दांत टूट जाएगा। और दूसरी तरफ है कि फिर भूखा भी रह जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आता है, बस पकड़ के। नहीं तो उसको यही होता है कि मान लीजिए होता क्या है उसमें ना कि जैसे कोई आदमी का नज़र पड़ जाता है तो उसको मार के निकाल देता है, मैंने छछूंदर को किसी तरफ नहीं किया गया तो वैसे ही पड़ा रहेगा, फिर उसका जो चाहे तो वो मर के वो सड़ेगा छछूंदर, और नहीं तो सांप मर जाता है ऐसे में। सांप क्योंकि अब मुंह स्ट्रेच की, जैसे सांप को कभी आप देखें खा तो मुंह अपना बहुत स्ट्रेच करता है। सांप जो है ना अपना मुंह को 180 डिग्री में खोल सकता है। सांप जो है जैसे उसका मुंह बंद होता है ना नॉर्मल जो है, तो वो बंद से वो खोलता है तो पूरा 180 डिग्री में अपना मुंह को ऊपर नीचे स्ट्रेच कर सकता है, बिल्कुल उसका स्ट्रेट लाइन की तरफ फैल। इसीलिए जो होता है ना सांप का देखने में पतला होता है लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों को निगल जाता है। तो कभी आप देखेंगे सांप को निगलते हुए तो वो क्या करता है, पूरा अपना मुंह को ऊपर नीचे पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन की तरफ खोल लेता है। तो उसमें बड़ा चीज़ भी समा, फिर धीरे धीरे उसको खींचना शुरू करता है अंदर, समझ गए। तो धीरे 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 उसको क्रश करता हुआ फिर अंदर खींचता जाता है, खींचता जाता है। इस तो नहीं तो छुछुंदर के केस में क्या है कि वो सांप जो है, जो नॉर्मल सांप होते हैं ना तो उनका मुंह उतना नहीं खुलता है। जैसे अजगर वगैरह या इस तरह के जो जानवर होते हैं उनका मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है, समझ गए। तो इसलिए वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी वजह से, अजगर देखिए कितना वो, लेकिन वो बछड़े बछड़े तक को भी निगल जाता है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, गेहूं भी नहीं उतना निकलता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल सांप है ना उनका मुंह बहुत ज़्यादा नहीं, 45 डिग्री वगैरह तक खुलता है, 60 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं खुलता है। किंग कोबरा भी नहीं, मतलब ये सब जानवर छोटे छोटे ही चूहे वगैरह को ही खाते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये सारे सांप जो हैं वो छोटे जानवर ही खाते हैं, मैंने चूहा खरगोश ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। वाई नहीं नहीं, वाइपर होता है वो। हाँ नहीं, हाँ मैंने क्योंकि जैसे ये है ना थोड़ा सा खुले में मिल जाता है, जैसे कोबरा वगैरह जल्दी ओपन में निकलता नहीं है। तो इसलिए जो सबसे कॉमनली जो लोगों का मिलता है, भेंटा जाता है जो लोगों से, वो गेहूं सांप होता है क्योंकि वो एक्टिव होता है। देखिए गेहूं जो होता है वो अच्छा जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मैंने कि उससे बहुत जहरीले सांप हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ कॉमनली नहीं पाया जाता है। हाँ हाँ बिहार, हाँ बिहार में इसलिए बोले कि गेहूं ज़्यादा मिलता है, नाग जो है मिलता नहीं है जल्दी बिहार में। वो रहेगा भी तो अपना कहीं छुपा रहता है, वो जल्दी बाहर नहीं आता है, समझ गए। हाँ तो वो अपना रहेगा कहीं कोने में छुपा हुआ, वो मतलब नाग आपको मिलेगा ही नहीं तो डसेगा क्यों, नहीं समझे। जैसे आपके आप कहीं ज़बरदस्ती आप घुसिएगा जंगल झाड़ में तो वहाँ मिल जाएगा तो डस लेगा। अब घर वर में आता नहीं है, घर वर में गेहूं सांप ही ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर ओपन स्पेस में रहता है ज़्यादा, खेत वेत में रहता है, जंगल झाड़ में से निकलता है, चलता है। तो इसीलिए वो भेटा जाता है लोग को, तो लोग वो जहरीला होता है, ठीक है, और तेज भी होता है, फुर्तीला होता है, गुस्सैल होता है। बहुत बहुत सांप है ना वो गुस्सैल नहीं होता है, लेकिन हाँ उस पर पैर रख दीजिएगा तब तो डस लेगा, ऐसे नहीं डसेगा। लेकिन ये है कि जो गेहूं है ये बहुत गुस्सैल होता है, कहीं मिल गया सामने तो फिर वैसे ही आपको दौड़ा लेगा डसने के लिए। जब तो
ये एक्टिव भी होता है और फुर्तीला, और इसका जहर भी अच्छा होता है, ठीक ठाक जहर होता है। लेकिन इससे ज़्यादा क्रैत होता है, नाग होता है, इस सब का जहर बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। जैसे गेहूं का डसा हुआ बच भी सकता है आदमी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसको अगर तुरंत लेके चला गया डॉक्टर के पास तो बच भी जाता है। लेकिन ये सब का डसा हुआ जल्दी बचता नहीं है। नाग वाग डस लिया, कोबरा क्रैत ये सब डस लिया तो बचाना बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि बहुत तेज उस सब का वर्क करता है जहर, जो विद इन मिनट्स में ख़त्म हो जाता है आदमी, विद इन, हाँ 2-3 मिनट। नहीं नहीं, मैंने वही कह रहे हैं कि कोबरा का काटा हुआ नहीं बचता है, क्योंकि वो कुछ मिनटों में ही आदमी ख़त्म हो जाता है। आदमी क्या, वो हाथी को मार देता है तो आदमी क्या टिकेगा। बड़ा बड़ा जानवर को डस दिया तो वो तुरंत चल देता है, क्योंकि उसका जहर बहुत ही रैपिडली फैलता है शरीर में, ब्रेन में सीधे चल के और डैम। हाँ, तो नाग जो है, देखिए सांप में कई चीज़ होता है, सांप की बात अब निकल गया। सांप देखिए दो कई चीज़ें हो, एक तो होता है कि वो डसता कितनी जल्दी है या कितनी जल्दी अटैक करता है, और दूसरा हो गया कि उसका जहर कितना तेज वर्क करता है। इस तरह से सांप का खतरनाक। अब मान लीजिए कोई सांप काट रहा है, उसका जहर सांप है ही नहीं कोई खास इफेक्टिव, तो काटते रहे उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं समझे, खाली आपको हल्का सा जख्म जैसा हो जाएगा। तो लेकिन कोई सांप है कि उसका थोड़ा सा भी जहर आपको तुरंत मार डाले, तो बहुत खतरनाक है। फिर दूसरी बात है कि कोई सांप जो है कि माने कि वो जल्दी काटता है, जैसे नाग वाग है ना, ये दूर से भी बिना डसे भी जहर फेंक देता है, आपको फुफकार से भी मार देगा नाग जो है, बिना डसे हुए भी। आपके सांस में चला जाता है वो, आपके नाक में चला जाएगा, आपके आँख में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा, समझे। तो उस तरह से भी बहुत से सांप बाहर से भी जहर फेंक देता है, जैसे करैत, ये क्या बोलते हैं, कोबरा वगैरह जो है, ये फुफकार में भी जहर फेंकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो डसे ही, या और कई सांप होते हैं वो तो मतलब अच्छा खासा दूर से 5-10 फीट से भी जहर फेंक देते हैं फुफकार से, ऐसे भी सांप होते हैं, तो वो इसलिए डेडली माने जाते हैं। तो मतलब कोई सांप कितना रिएक्टिव, कितना फास्ट होता है उस पर और उसका जहर कितना स्ट्रांग है, इस पे मेज़र किया जाता है, समझ गया। तो जैसे कोबरा इसलिए कहते हैं ना कि कोबरा, क्योंकि वो इतनी मतलब 1 सेकेंड के 100th हिस्से में आपको काट के वापस अपना जा सकता है। 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा, समझ लीजिए कितना कम टाइम है, उतने में वो है। यही कोबरा, किंग कोबरा। हाँ 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 हाँ, क्रैत है इंडिया में, किंग कोबरा भी मिलता है लेकिन कम मिलता है, क्रैत ज़्यादा मिलता है। इन हाँ, इंडिया में मिलने वालों में ज़्यादा किंग कोबरा जो है। दूसरा बात क्या है, किंग कोबरा या कोबरा को क्यों खतरनाक बोलते हैं, क्योंकि कोबरा जो होता है वो अपना शरीर मतलब 3/4 हाइट तक वो अपना खड़ा फन को ऊंचा कर लेता है। तो जैसे कि 6 फुट का है ना, तो वो 4 फुट जो है वो ऊंचा अपना फन उठा लेगा। तो इसलिए भी वो है कि बिल्कुल वो बड़े बड़े जानवर से लड़ जाता है किंग कोबरा जो है। हाथी आ गया सामने ना, तो वो 5 फुट 6 फुट ऊंचा खड़ा हो जाएगा हाथी के सामने और फिर उस पर अटैक करेगा। तो ये भी उसका एक स्पेशल फीचर है कि वो अपने बॉडी का 3/4 जो है वो अपना फन की तरह खड़ा कर सकता है, इतना उसके शरीर में ताकत होता है। और बहुत उसका बॉडी में स्ट्रेंथ होता है, बहुत रैपिडली, मतलब ये बोले ना कि 1 सेकेंड का आप दिखेगा भी नहीं कब डस लिया आपको, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है कि क्योंकि इतना क्विक वो उसका वो होता है। तो बहुत फास्ट, इसलिए उससे बचना मुश्किल हो जाता है। और उसका जहर बहुत तेज, एक ड्रॉप जहर उसका बड़े जानवर को मार दे सकता है, इतना उसका जहर तेज होता है। तो इसीलिए किंग कोबरा को खतरनाक कहते हैं। जहरीले बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन वो जैसे होता है कि इतना फास्ट नहीं होते हैं, तो आप उससे बच के भी भाग जाइएगा, ठीक है। या उतना फन ऊपर नहीं उठा पाता है, आपको डसेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैर वैर में नीचे डसेगा। तो अगर आप कहीं ऊपर चढ़ गए या पहन रखा है हाई बूट वगैरह, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन कोबरा के केस में क्या है कि वो बहुत ऊंचा फन उठा के डस लेगा, आपके आके सिर पर आपके मार देगा, तो इतना ऊंचा उठ जाता है। तो ये सब है, अलग अलग फीचर्स है स्नेक का।
खैर आइए हम लोग तो कैच 22 सिचुएशन में हम लोग ये कर रहे थे। हाँ कोबरा का है सबसे फास्ट। कोबरा है या और अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग, एक जगह ग्रीन माम्बा और इंडिया में बोले ना कि जैसे इंडिया में है गेहून है, गेहून अगर काटता है तो उससे बचाया जा सकता है अगर तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि गेहून काटने पर जो है अगर जैसे उसका होता है कि आपको बांध दिए, जहाँ काटा ना उसके अगल बगल बांध दिए कपड़ा या कोई चीज़ से टाइट, तो उससे खून ज़्यादा फ्लो नहीं कर रहा है ना। मान लीजिए पैर में नीचे काट लिया तो उसके ऊपर कस के गांठ मार दिए कपड़ा उपड़ा से, तो उसमें जो है 2 घंटे तक कहीं ले जाके उसको इलाज हो जाएगा, वो बच जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अब कोबरा ये सब है, कोबरा वोबरा काट लिया तो फिर उसको बचना मुश्किल, नामुमकिन है, नहीं बचता है, नहीं बचेगा क्योंकि वो विदिन। हाँ तो वही बोले कि कोबरा का बहुत तेज़ी से जहर फैलता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, तुरंत जाते ही इतना तेज़ी से खून में फैलता है कि उसको बांधने बांधने से रुकता नहीं है ना, उसको ले जाने का टाइम रहता है डॉक्टर के पास जो है। हाँ नहीं बचने का चांस नहीं रहता है, वो तुरंत। क्रैत को भी क्रैत ही कहते हैं या ये कहते हैं। हाँ उसका भी हाँ बहुत जहर होता है उसका भी, लेकिन क्रैत जनरली कम मिलता है, जो सामने नहीं आता है, क्योंकि वो हाँ ह्यूमन हैबिटेशन से दूर ही रहता है जो है। हैं अरे देखिए कहने का मतलब है बिहार में मिलेगा क्यों नहीं, लेकिन बात है कि जैसे जहाँ आदमी लोग रह रहा है गांव शहर में, वहाँ जल्दी नहीं, वो अपना जंगल वंगल में अलग बिल्कुल रहेगा, निकलता नहीं है बाहर, स्लो, वो एक्टिव सांप नहीं है, एक्टिव नहीं है, पड़ा रहेगा आराम से कहीं। हाँ फुर्तीला नहीं है, वो पड़ा रहेगा, आप उसके अगल बगल से भी जाइएगा तो शांति से पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ लेकिन काट लिया तो फिर उसका भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बचाना जो। तो ये सब जो है बहुत, ये सब का फास्ट वर्क करता है जो है जहर, करैत का, कोबरा का, गेहून का भी होता है ठीक ठाक फास्ट करता है, लेकिन उसमें है कि उसका फिर भी मतलब चांस होता है बच जाने का, बच जाता है आदमी। मैंने देखिए अब वो डिपेंड है, अगर बांध दिया है बढ़िया से ब्लड फ्लो या ऐसी जगह जैसे पैर वैर में काटा है और उसको बांध दिया है तब वो बच जाएगा, 1-2 घंटा कहीं भी उसको ले जाएगा डॉक्टर के पास आदमी, वो बच जाएगा, ठीक है। वो ये भी डिपेंड करता है काटा कहाँ पर है, वहाँ से ब्लड फ्लो कितना तेज़ी से हो रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो हाँ नहीं काटता तो बहुत। हाँ 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 नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो देखिए पैर में इसलिए काटता है कि अगर चलते फिरते हुए उस पर पड़ जाता है तो सीधे वो अटैक करता है, और दूसरा बात है कि वो नीचे ही, क्योंकि फन उसका ज़्यादा ऊपर उठता नहीं है, तो इसीलिए पैर, सोया हुआ कहीं भी काट लेगा उसको, माथे पे काट लेगा, कहीं भी काट लेगा, क्यों नहीं, थोड़े है कि उसको पैर का कोई उसको अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है। सिर्फ चलते हुए आदमी जैसे कहीं सांप से जो चलते हुए कहीं पैर पड़ गया तो वो फट से सामने जो पैर तो पैर पर इसलिए काट लेता है, बाकी ऐसा थोड़े है आप लेटे हुए रहिएगा कहीं भी काट लेगा, ठीक है। खैर चलिए आइए आइए हम लोग अपना, आज हमको टाइम में से, हाँ देख लीजिएगा रसेल्स वाइपर या क्या कहते हैं उसको, हाँ उसका नाम। और तो यहाँ देखिए जो हम लोग बता रहे थे कि कैच 22 सिचुएशन, मतलब कि जो है दो चीज़ में ना, इधर क्या किया जाए उधर क्या किया जाए डिसाइड नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन कंपनीज हाई मार्जिन्स लो कैपिटल एक्सपेंडिचर पैराडॉक्स, पैराडॉक्स जो है कि मने कि एक तरफ इंडियन कंपनीज जो है फंसा हुआ है कि एक तरफ जो है हाई मार्जिन्स की तरफ वो अपना बढ़े, कि मने प्रॉफिट, मार्जिन मतलब हो गया प्रॉफिट, तो या वो हाई प्रॉफिट की ओर ध्यान दे कि लो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो
मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि भाई आप मेजर जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे नया मशीन लगाना है, नया प्लांट है, नया कोई ब्रांच खोलना है, ये सब में बताए थे आपको कैपिटल बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो लो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इस इन दोनों में फंसा हुआ है। एक तरफ तो उसका जो है इंडियन कंपनी चाहता है कि पैसा नहीं खर्च करना पड़े, ज़्यादा लगाना नहीं पड़े, और दूसरी तरफ चाहता है कि भाई ज़्यादा पैसा भी कमा ले, प्रॉफिट भी कमा ले। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा? आपको या तो अगर फ़ायदा कमाना है तो पैसा भी लगाना होगा, चाहिएगा कि पैसा भी नहीं लगाएं और फ़ायदा भी ज़्यादा कमा लें। हम्म, तो इसी चीज़ को लेके यहाँ पर डिस्कशन किया है, बताया है इन्होंने। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में फिर है, तो वर्ल्ड में जो है ऐसा कोई अभी वर्ल्ड में फिर वही एक बांग्लादेश का इशू चल रहा है। जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, अब उसको लेके बवाल हो रहा है। लोग कह रहे हैं फांसी दो तुरंत उसको, और कुछ लोग जो है जो उस विरोध भी कर रहे हैं। तो बहुत वहाँ टेंशन हो गया है बांग्लादेश में, उसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए हो गया, तो स्पोर्ट का है उसके बाद। और आज का देखते हैं आया है कि नहीं अभी जो। आज का भी आ गया है। ठीक है, तो आज का देखिए आ गया है इसमें। चलिए इसको भेज ही देते हैं। देखिए आज का फिर जो है, आज का ओपन कर लीजिए, मंडे का। हाँ, 1 मिनट होल्ड किए रहे हमारा।
हाँ खुल गया आज का। हेलो। हेलो। हाँ मंडे का खोल लिए। हाँ देखिए, तो यहाँ अभी जो हमने देखा था संडे को कि इन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाने का है, तो ऐसा इन्होंने क्लियर किया है कि नो प्लान टू इंट्रोड्यूस बिल ऑन चंडीगढ़ सेज यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि चंडीगढ़ पर हमें कोई बिल लाने का ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है, बगल में देखिए इधर जो न्यूज़ है, एससीज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ओपिनियन डज नॉट ओवर रूल अ जजमेंट। एक सीजीआई सीजीआई जो है रिटायर जो हुए हैं बी आर गवई, तो उन्होंने कहा है कि जो एससी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को सलाह दिया है वो उसका जजमेंट को ओवर रूल नहीं करता है। ठीक है ना, इन्होंने क्लियर किया इस बात को। ठीक है, कि वो जो है आपका जजमेंट को ओवर रूल नहीं करेगा, वो सलाह है। वो अलग चीज़ है कि राष्ट्रपति ने पूछा, राष्ट्रपति को सलाह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को, लेकिन वही है कि वेट किया आपने रिटायरमेंट का, पहले ही कहना चाहिए था इस चीज़ को। ठीक है, तो अब जब रिटायर हो गए तो उनकी भी बात का क्या कोई वैल्यू नहीं है, तो रिटायर हो गए। इसको पढ़िएगा, ये आर्टिकल अच्छा है। फिर उसके बाद देखिए बगल में उसके नीचे न्यूज़ है छोटा सा, माइंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रिपोर्ट में जुडिशरी से कहा है कि जो आपके यहाँ कई तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, पोस्ट्स के लिए, उनको हटाइए, क्योंकि उससे लोगों के प्रति एक जो है गलत वो पैदा होता है बात। जैसे देखिए कि एक टर्म है हलाल खोर, साइकिल सवार, धोबी, कूली, मसालची, बस्तावरदार। ठीक है, बंडल लिफ्ट, तो ये सब जो है कि इसको आप उसको बेहतर टर्म यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं लगे जिससे किसी का अपमान करने जैसा शब्द आप यूज़ कर रहे हैं अपना जो है इसमें। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अपने जुडिशरी से ही कहा है कि जो आप पोस्ट वगैरह के लिए वैकेंसी निकालते हैं, नोटिस या इन्फॉर्मेशन कुछ भी निकालते हैं, तो उसमें आप इस तरह के शब्द नहीं यूज़ कीजिए उसे, कि जिससे किसी के सम्मान को ठेस लगता है। ठीक है, आगे इसका पेज 4 पर मिलेगा। फिर यहाँ एक प्रोटेस्ट करते हुए इंडिया गेट का फोटो दिया गया है। ठीक है, एयर क्वालिटी बहुत डिक्लाइन कर गया, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लगता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, 24 के शाम, कौन 24, ये 24? अच्छा अच्छा। हम्म। तो हमको हम्म हम्म।
हम्म नहीं ठीक है। हम्म नहीं ठीक है ठीक है। क्या दोनों आँख का, एक आँख का? किसका कह रहा है फिर? अच्छा, आपका जो ऑपरेशन होना है? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, नहीं हमको लगा अभी आप कह रहे थे मदर को दिखाना है, तो हमको लगा उससे। तो हर्निया तो यहीं करवा लीजिए पटना में, कहाँ दिल्ली? अच्छा ठीक है, जहाँ करें ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी उसके तो अच्छे हैं डॉक्टर पटना में, क्योंकि उसका बहुत सिंपल सर्जरी होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बाकी ठीक है, जहाँ कराना है जिसको। हम्म हाँ, नहीं कई जगह यहाँ तो डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं। खैर आइए आगे देखते हैं। नीचे फिर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यूएनएससी रिफॉर्म्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी। तो ये जो है यहाँ इब्सा मीट हुआ, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये लोग गए हुए हैं वहाँ साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ अलग से लोग अपना कंट्रीज बैठ के बात किए हैं। इब्सा जो एक ग्रुप है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, ये जो ग्रुप है एक्चुअली इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों देश अभी चाह रहे हैं कि इसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन का। तो ये ग्रुप ऐसे कंट्रीज का है जो परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो मेंबरशिप जो हम चाह रहे हैं वो कोई ऑप्शन नहीं है, कि चॉइस नहीं है, मैंने वो ज़रूरी है, करना ही करना है, तभी दुनिया में शांति मेंटेन किया जा सकता है। तो काफ़ी साल से इंडिया का मांग चल रहा है कि परमानेंट, लेकिन बात है कि हम लोग अपना उस समय चीन को बनवा दिए थे, और अगल बगल के दो देश को कैसे बना दे, यही उन लोग को भी अखर रहा है। फिर पहले हर कॉन्टिनेंट से एक को लिया गया था, तो एशिया से बात उठा था तो इंडिया ने ही चाइना का नाम भेज दिया था। नेहरू जी चाइना का नाम बढ़ा दिए थे। अब बगल में चाइना है तो फिर इंडिया को भी कैसे बनाया जाए, तो इस कारण इंडिया का नाम नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा आदर्शवादी हो गए थे नेहरू, इतना भी ये नहीं करना चाहिए था कि अपना नाम की जगह चाइना का ही नाम बढ़ा दिए थे। बात है कोई सोचा नहीं था कि आगे चल के पॉलिटिक्स ऐसी हो जाएगी। ये भी है कि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं होता है, किसी को नहीं पता था कि आगे चल के चाइना ऐसे हालात में आ जाएगा कि भाई वर्ल्ड को ही डोमिनेट करने लगे। चाइना भी उस समय गरीब देश था। खैर, तो यहाँ पर यही मोदी का कहना है, देखिए फोटो में दिख रहा है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुलियो डा सिल्वा, तो मोदी के साथ
तो ये लोग अपना अपना परमानेंट मेंबरशिप का मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो TN finds itself in a tight spot over code on social security। तो सोशल सिक्योरिटी पर जो नियम बनाया है तमिलनाडु सरकार ने, उसको लेके उस पर बहुत तरह का प्रेशर बन गया है। इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या लॉ है जो पास उसने किया है, जिसके कारण और क्या लोग प्रेशर बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं। इधर देखिए विजय जो है अच्छा बात उठाए हैं बगल में, DMK हैज़ अबैंडन्ड आइडियल्स ऑफ अन्नादुराई। ठीक है ना, तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे DMK के और जो उनका तमिल लोग के लिए सोच था उसको भुला दिया है DMK पार्टी ने। सही बात है, सबके साथ वही हाल है। चाहे एक तरफ कांग्रेस हो, इनफैक्ट भाजपा भी, या बाकी कोई पार्टी हो, यहाँ लालू यादव की पार्टी तो खैर शुरू से कोई इसका वो नहीं था, लेकिन हाँ यूपी में समाजवादी पार्टी जरूर मुलायम सिंह ने बहुत अच्छे उसके साथ बनाई थी और उसको जो है उतना मेंटेन नहीं कर पाए लोग, उनका बेटा और बाकी लोग। या जैसे अब आज देखिए चिराग पासवान क्या करता है, रामविलास पासवान का जो था तो उस तरह का लोग का क्या करता है देखिए अभी। तो वही वहाँ विजय कह रहे हैं कि एक समय जो आदर्श थे अन्नादुराई, जो फाउंडर थे DMK पार्टी के, तो उनकी जगह लूट मार करना अब इनका सिद्धांत हो गया है DMK पार्टी का। लोगों को कितना लूट सकता है ऐसा वो कह रहे हैं। इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे EC ऑफिशियल्स टू बिगिन रिव्यू ऑफ SIR वर्क इन PM। तमिलनाडु में भी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। इधर देखिए हरियाणा के DGP का स्टेटमेंट है, आर्टिस्ट ग्लोरीफाइंग गन कल्चर इन सॉन्ग्स विल फेस स्ट्रिक्ट एक्शन। ऐसे आर्टिस्ट जो अपने गानों में गन वगैरह का यूज़ करते हैं, दिखाते हैं, ऐसे लोग के खिलाफ कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी हरियाणा के नए DGP बने हैं OP सिंह, काफ़ी ये जो है अच्छा ये कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो भी थार गाड़ी रखता है वो सब ज़्यादातर क्रिमिनल है, आम आदमी थार गाड़ी नहीं रखेगा, जो क्रिमिनल माइंडेड है वही रखेगा। सही बात है भाई, ऐसा इसलिए कि जैसा कि थार को दिखाया जा रहा है, थार किसके पास दिखाता है फिल्मों में,
ऐसे ही लोग के पास में दिखाता है, चाहे दबंग हो या क्रिमिनल हो। हाँ, तो थार गाड़ी जो है, मैंने कहिए कि जनरल गाड़ी तो है नहीं कि भाई आदमी कोई खरीदता है तो एक आरामदेह गाड़ी खरीदता है जिसमें अच्छे से बैठ सके। और थार ज़्यादातर जो है, जो लोग खुराफात करना चाहते हैं या एक दबंगई दिखाना चाहते हैं, यही लोग रखते हैं। इसलिए उनका माइलेज बहुत कम रहता है। माइलेज थोड़े वही ना कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई भी एक आम आदमी खरीदेगा, आम आदमी क्या, सब बढ़िया बढ़िया आदमी जो भी खरीदता है माइलेज ज़रूर देखता है गाड़ी का। अब जैसे मर्सिडीज भी पहले खरीदते थे लोग ना, तो देखते थे कि इतनी महंगी गाड़ी तो खरीद ही रहे हैं, कम से कम कुछ माइलेज भी दे दे, तो इसलिए उसका डीजल वर्जन खरीदते थे। ज़्यादातर आप देखिएगा पुरानी जो महंगी गाड़ियाँ रखते थे लोग, वो डीजल वर्जन लेते थे। क्यों? दो कारण से, एक तो डीजल इंजन का लाइफ ज़्यादा होता है, हैवी होता है इंजन ज़्यादा। दूसरा कि कॉस्ट कम आता है, डीजल सस्ता होता था, पावर उसमें काफ़ी होता है। लेकिन पोल्यूशन के कारण गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। ठीक है, तो माइलेज हर कोई देखता है, चाहे वो कितनी ही महंगी कार खरीदता है। समझ गए? तो माइलेज कौन नहीं देखेगा? दो कारण से, या तो ज़्यादा गाड़ी में जहाँ सिक्योरिटी की बात हो, समझ गए, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं BMW सब की, सिक्योरिटी ज़्यादा उसमें होता है, मजबूत होता है ज़्यादा, हैवी भी होता है थोड़ा, या अगर हैवी नहीं है तो उसका दाम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से BMW की गाड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, महंगी होती हैं। जैसे BMW कार इतनी मजबूत मानी जाती है कि अगर ट्रक भी उसमें मार दिया तो उसमें जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। पहले का जो होता था BMW, आजकल उसमें भी अब हल्का कर दिया है बहुत, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए। अब सस्ता चाहिए तो सस्ता कहाँ से मिलेगा? जैसे मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, जब, आज की बात नहीं है, आज से 25-30 साल पहले की बात है, तो उसके फादर भी बुलेट प्रूफ एम्बेसडर में चलते थे। ठीक है, तो तब मैंने पहली बुलेट प्रूफ गाड़ी देखी थी। अब उसका समझिए कि इतना भारी, उसका गेट खोलने के लिए ताकत लगाना पड़ता था, गेट खुलता नहीं था। हम लोग उस समय जब सोचे कि उसका गेट खोलने के लिए अच्छा खासा ताकत, बहुत हैवी, क्योंकि इतना मोटा मोटा शीशा का उसमें बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है बहुत भारी होता है। तो और फिर ऊपर से उसमें स्टील का पूरा चदरा वगैरह एक्स्ट्रा लगवाया जाता है ताकि वो बुलेट वगैरह उसको पेनिट्रेट नहीं कर सके। तो जैसे नॉर्मल जो होती थी गाड़ियाँ, ये सब हुआ नॉर्मल, हुआ मेजर, है ना। तो उसमें गाड़ी का वजन काफ़ी बढ़ जाता है, गाड़ी का वजन बढ़ेगा तो नेचुरल है कि माइलेज बहुत कम हो जाएगा। तो सिक्योरिटी मेजर से जो है आदमी नहीं सोचता है माइलेज के बारे में। या दूसरा, जहाँ हमें दिखावा करना है तो उसमें ऐसी गाड़ियाँ कि जिसके बड़े बड़े टायर हों, हैवी बॉडी हो, है ना, जैसे थार वगैरह जो है, तो ये सब का माइलेज बहुत नहीं है। ठीक है, तो ये सब गाड़ी क्यों लेगा आदमी? जस्ट है कि अपना एक इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, रौब जमाने के लिए। अब जैसे बुलेट है, बुलेट हम मानते हैं कोई नॉर्मल आदमी सब नहीं लेता है बुलेट। बुलेट जो है वो सन की लोग का गाड़ी है, या तो जो बिल्कुल देहाती है, जिसको अकल के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन उसको खाली जो है दिखावा करना है कि बुलेट चला रहे हैं। ठीक है, बुलेट कोई समझदार आदमी जल्दी नहीं लेता है। ठीक है, तो आज के समय में किसी को लेना रहेगा, इतनी सारी राजदूत वगैरह का पहले कोई खास माइलेज ज़्यादा नहीं रहता था। अब उस समय गाड़ियों का वैसे भी उस समय जो था, तो गाड़ियाँ उसका माइलेज कम ही रहता था, इतना नहीं रहता था। उस समय का इंजन इतना डेवलप नहीं रहता था, फ्यूल इतना वो नहीं रहता था क्लीन जो है।
राजदूत तो दूसरा, या राजदूत जो है वो तो पता नहीं किसका था। एक येजदी आता था, एक राजदूत आता था, और एक ये बुलेट हुआ। तो बुलेट तो अलग कंपनी की है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की जो है बुलेट जिसको हम कहते हैं, तो वो तो एनफील्ड का है, ठीक है ना, विदेशी कंपनी है। दूसरा है राजदूत जो था वो शायद इंडियन ही कंपनी कोई बनाती थी, और येजदी एक था वो भी बाहर का कंपनी था, जो जिसको कि एक्चुअली बुलेट जो कहते थे वो ये नहीं, बुलेट नहीं, क्या उसको बोलते थे कुछ, उस समय कुछ और नाम बोलते थे उसको, तो येजदी नाम से वो आता था, वो भी बाहर की कंपनी थी, वो हम चलाए हुए हैं। तो खैर, बुलेट जो था, जो रॉयल एनफील्ड है, बेसिकली ये गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, तो वो सिर्फ ऑफिशियल्स को मिलता था उस समय, पुलिस वगैरह में जो होते थे ब्रिटिश समय में, उनके लिए वो होता था, पुलिस वगैरह के लिए, पुलिस और आर्मी में यूज़ होता था। तो ये जो है अब उस समय का चूँकि था कि भाई वो मतलब है जो बिल्कुल रफ टेरेन पे चल सके, है ना, इसलिए हैवी गाड़ी होता था, उस पर कोई आपको उसमें आपको झटका वटका फील नहीं होगा जल्दी, कितना ही रफ सड़क पे आप चलाइएगा, कहीं दौड़ा दिए, और मशीन बहुत उसका स्ट्रांग, बहुत लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल होता है, तो इसलिए ऐसी गाड़ियाँ रॉयल एनफील्ड बनती थी जो पुलिस और आर्मी में दिया जाता था। तो वो चूँकि बहुत तेज़ उसका वो था मशीन, तो उसको लोग बाद में उसको स्टेटस सिंबल बना के, अभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में पुलिस को दिया जाता था पहले, वही रॉयल एनफील्ड। तो वो वहाँ से जो है, चूँकि पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह चला करते थे, तो उससे धीरे धीरे उसको आम लोगों ने स्टेटस सिंबल बना के बुलेट खरीदना, जब ओपन सबके लिए मिलने लग गया, तो वो उसको लोगों ने खरीदना शुरू किया, कि उसकी उसकी आवाज़ वगैरह जो होती है, चलता है, तो वो उस समय जो है वो एक स्टेटस सिंबल, डरते थे लोग उससे, मतलब कोई चलता था तो समझते थे कि भाई पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, थानेदार ये सब चला करते थे, तो उसका एक मतलब रुतबा होता था, लोग डरते थे, और वहीं से उसका जो है लोगों में क्रेज़ फैल गया कि हम भी बुलेट से चलें, बुलेट से चलें, इसलिए लोग बुलेट आज तक वो खरीदते हैं, समझ गए ना। बाकी जो है बुलेट का माइलेज बहुत नहीं, वो तो 350 सीसी का इंजन होता है, और कम माइलेज देता है बुलेट जो। 350 सीसी नहीं, इंजन का वो होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट का वो मेज़र होता है, जैसे नॉर्मल, नहीं नहीं वज़न नहीं होता है, जैसे नॉर्मल जो गाड़ियां आप देखते हैं, बाइक जो है ना, तो नॉर्मल जो बिल्कुल नॉर्मल है वो 110 सीसी की होती हैं, हाँ, और फिर 125 सीसी का होता है उससे थोड़ा हैवी में, और ये सब जो हैवी ड्यूटी बाइक्स है, जैसे गाड़ी का वजन नहीं बढ़ता है, वो इंजन का कैपेसिटी होता है कि वो कितना एक बार में फ्यूल को बर्न करता है, इंजन का समझ लिए साइज, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो जितना सीसी बढ़ता जाएगा इंजन हैवी होता जाएगा, तो इंजन हैवी होगा तो नेचुरल है कि मतलब, तो जैसे डीजल इंजन में होता था, पहले डीजल पर आता था ना ये सब जो है, तो डीजल इंजन में क्या है कि वो जितना उसमें कंप्रेशन होता था उतना उसमें पावर प्रोड्यूस होता है। इंजन आप नहीं पढ़े हैं, जितना उसमें कंप्रेस करता है ना फ्यूल मिक्सचर को, तो उसके लिए हैवी इंजन का ज़रूरत पड़ता है, समझे। पेट्रोल इंजन इसलिए हल्के होते हैं बहुत, डीजल इंजन गाड़ियाँ बहुत भारी होती हैं, क्योंकि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है डीजल इंजन में, तो इसीलिए वो आता था 350 सीसी का, ठीक है ना, तो उसमें पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। पावर एक तरह से समझिए गाड़ी के पावर बताता है, जैसे ये सब जो आजकल कार्स वगैरह है, नॉर्मल बढ़िया कार तो 1000 सीसी का, जैसे ठीक है, मारुति में है 800 सीसी का भी ऑल्टो वगैरह, या मारुति आता है 800 सीसी, अब तो ऑल्टो ही हो गया, पहले मारुति 800 आता था, मारुति 1000, या जो स्टीम होता था मारुति स्टीम या मारुति जेन, वो सब 1000 सीसी होता था। तो सीसी जो है इंजन का पावर बताता है, ठीक है, उससे उसका पिकअप, और पिकअप का उल्टा होता है माइलेज, पिकअप हाई होगा तो माइलेज कम होगा, पिकअप लो होगा माइलेज हाई देगा। तो बुलेट जो है उसका 350 सीसी, विच वॉज वेरी हाई फॉर मोटरसाइकिल, जैसे आजकल हार्ले डेविडसन ये सब जो आते हैं, तो वो 500 सीसी, उससे ज़्यादा फिर ऑनवर्ड्स रहते हैं उनका, तो इंजन में उसमें काफ़ी
ज़्यादा वो रहता है, लेकिन इसलिए महंगा होता है, भारी होता है, समझ गए। तो डीजल इंजन जो है वो भारी, लेकिन पेट्रोल इंजन जब से आ गया तो पेट्रोल इंजन बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि उसमें उतना कंप्रेशन या स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल जो है कम उस पर ही जल जाता है टेम्परेचर पे। तो बुलेट भी इसीलिए हैवी होता था, इसलिए उसका फिर बाइक हैवी होता था, ठीक है ना। तो इसलिए बुलेट जो है आवाज़ ज़्यादा करता है इंजन उसका, उसका एग्जॉस्ट भी बब 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 आवाज़ करता है ज़्यादा। आजकल तो बिल्कुल आप बाइक वगैरह लगता है साइलेंट, उसका इंजन आवाज़ ही नहीं करता है। तो ये सब कारण से देखिए बुलेट भी जो हमको तो जितने मिले हैं, एक भी शरीफ मतलब एक आध मेरे रिलेटिव में है जो शरीफ होते हुए बुलेट ले लिए हैं, वो भी इसीलिए खाली दिखावे के लिए, बाकी नहीं तो समझिए कि हमको जितना आज तक एक भी शरीफ आदमी बुलेट चलाता हुआ नहीं दिखा, सब खुराफाती ही लोग बुलेट चलाते हैं, पुलिस वालों को छोड़ दीजिए। तो और मैंने खुराफाती से लेके जितने बेहुदा बेकार लोग रहेंगे बुलेट चलाएंगे सब, ठीक है। तो ये मेरा भतीजा भी है रखे हुए, तो भी वैसा ही बदमाश है, खुराफाती है। तो वही कहने का मतलब है कि जैसे बाइक्स में बुलेट हो गया, अब आज के डेट में सोचिए कि हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ी आवाज़ नहीं करे ऐसा गाड़ी से चले हैं, कि इसीलिए नए नए कंपनी जो है साइलेंट बिल्कुल, बिजली वाला आ गया वो तो बिल्कुल ही आवाज़ ही नहीं करता है, या अब जो भी नए इंजन बन रहे थे आजकल बाइक्स के, तो वो बिल्कुल कम से कम आवाज़ करने वाली, ठीक है ना। अब ऐसे में कोई ऐसा गाड़ी क्यों खरीदेगा कि जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करे, और जान के उसका भी ख़राब करवा लेते हैं, साइलेंसर में कुछ कुछ लगवा लेते हैं कि वो और पटाखा फोड़ते हुए चलता है। उस सबको तो पुलिस को रोक के पीटना चाहिए जो है, ठीक है ना। और जान के उसमें कुछ लगवा लेता है कि वो जो है आवाज़ नॉकिंग करता हुआ तो लगता है कि पटाखा फोड़ते हुए, तो ये सब मतलब क्या कहेगा, वो सब कौन आदमी रहेगा, वो सब कोई भी ठीक ठाक आदमी वैसा कर सकता है, नहीं करेगा। जितना पागल है समाज का बेहुदा है वो सब उसी काम में मन लगता है, या जवान है कुछ जवानी में थोड़ा खुरापात भी सूझता है ज़्यादा, तो खैर जवान लड़कों को तो नहीं कुछ बोल सकते हैं, चलो उम्र है उनकी। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसी तरह डीजीपी इस तरह का कई स्टेटमेंट ये यूट्यूब पे दे चुके हैं, ठीक है ना। नए डीजीपी आए हैं हरियाणा के, तो अभी वही ये कह रहे हैं कि जो लोग गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाना वो गाएंगे या ऐसा कुछ उस तरह का आर्टिस्ट और कुछ करेंगे, तो उनको जो है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे ब्लैक ग्लासेस का यूज़ भी इसीलिए, ब्लैक फिल्म का यूज़ ग्लासेस में तो कहा जाता है कि उसका आपका ये होना चाहिए, तो दिखना चाहिए आर पार थोड़ा, तो ब्लैक ग्लास भी लोग इसलिए यूज़ करते हैं। ब्लैक ग्लास क्यों लगाएगा कार में, तो अगर नॉर्मल जो अलाउड है गवर्नमेंट का गाइडलाइंस उसके तहत लेगा तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो होता है बहुत सारा गाड़ी देखेंगे कि उसमें अंदर कुछ दिखता ही नहीं है ना शीशे में, तो क्यों रखेगा वो, नेचुरल क्राइम करने के लिए रखता है। आपको क्या लग रहा है कितना लोग बिहार में ऐसा बड़ा आ गया है, शरीफ खानदान का पैदा हुआ है कि उसको लगता है प्राइवेसी का मामला कि भाई कोई देखे नहीं हमको, ऐसा कोई नहीं है बिहार में, ऐसा कोई ना पैदा हुआ है न होगा आगे। ये जितने लोग हैं कि जो ब्लैक ग्लास वाले महंगी महंगी गाड़ियां हैं, चाहे स्कॉर्पियो है या ये सब गाड़ियां या और जो है फॉर्चूनर वगैरह जो भी गाड़ियां हैं, और उसमें ब्लैक ग्लास लगा के चलते हैं, किस लिए, बस इसलिए कि अंदर जो भी हम करें क्रिमिनल एक्टिविटी, शराब पी रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, कोई देखे नहीं, इसीलिए लगवाता है। तो ब्लैक तो वो करते क्या, ब्लैक फिल्म लगा लेते हैं, प्लास्टिक का फिल्म आता है शीशे के ऊपर चढ़ा दीजिए तो उससे दिखता है, तो वो तो मतलब है कि जो यूज़ कर रहा है मतलब क्रिमिनल है वो, सीधा सीधा। तो ये लोग कार्रवाई अभी टाइट किए हुए हैं कि भाई ब्लैक फिल्म लगाने का, ठीक है। तो यही सब है कि ये क्रिमिनल माइंडेड ही लोग करेंगे, दूसरा आम आदमी नहीं करेगा, ठीक है। खैर अभी चलिए कार्रवाई कर रही है सरकार सबके खिलाफ, पहले सबको बहुत ज़्यादा छूट मिल गया है तो सब बहुत बदमाशी किया है। उसके बाद देखिए आज और फिर नेक्स्ट पेज पर न्यूज़ है, हाई कमांड विल टेक अ कॉल ऑन लीडरशिप, खरगे। अच्छा कर्नाटका में कौन लीडर होगा इसको लेके,
खैर ये सबको करने दीजिए, सब इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ ही दीजिए। बगल में एक है न्यूज़, विनयगार आइडल फ्रॉम बंगाल अडॉर्न्स अ टेम्पल इन तमिलनाडु। ये कुछ जो है कोई स्टैचू को लेके है कि आइडल जो है भगवान का, वो अब ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल के किसी उसका है और वो तमिलनाडु के मंदिर में लगा हुआ है। तो ठीक है, वो तो बहुत सारा समय समय पर लोग यहाँ वहाँ अटैक करते थे, लूटते थे, तो उसमें इधर से उधर ले जाते थे। तो जितने भी राजा लोग रहते थे, जाते थे, लड़ाई करते थे, तो उसमें लूट मार तो होती ही थी, सैनिक लोग लूटते थे, आगे चल के वो कहीं का कहीं चला जाता था। तो वो सब तो शिफ्टिंग प्रोसेस चलता ही रहता है, देख लीजिएगा उसको, न्यूज़ में है तो। फिर नीचे देखिए न्यूज़ है, रेवंत रेड्डी होल्ड्स रिव्यू ऑफ तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट प्रिपरेटरी वर्क। तो तेलंगाना राइजिंग नाम से एक समिट होने जा रहा है, तो उसका तैयारी करवा रहे हैं वहाँ के सीएम जो है रेवंत रेड्डी। और बगल में है, केरला टू मूव कोर्ट इफ बिल्स आर केप्ट पेंडिंग बियॉन्ड रीजनेबल टाइम। तो यहाँ केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर बिल्स को पेंडिंग रखा गया तो वो कोर्ट में जाएगी। तो इन्होंने भी इधर से धमकी दे दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज 4 पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, पीएम कॉल्स फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एआई टू प्रिवेंट मिसयूज। तो यहाँ एआई पर कुछ जो है G20 समिट में ही अच्छा उन्होंने कहा है एआई को लेकर कि दुनिया भर में एआई से जुड़ा हुआ कुछ गाइडलाइंस आना चाहिए जिससे कि उसका अब्यूज़ नहीं हो सके, मिसयूज़ नहीं किया जाए, ऐसा इन्होंने मांग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इस आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए बगल में है, पीएम डिस्कसेस ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स विथ रामफोसा। तो यहाँ इंडिया और साउथ अफ्रीका, रामफोसा जो है जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे ट्रेड और क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल अर्थ जो है ना, आपको बताए थे क्रिटिकल अर्थ मेटल्स, तो उन सब को लेकर डिस्कशन किया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और फिर नीचे न्यूज़ है लेफ्ट साइड में देखिए, बांग्लादेश सीक्स हसीनाज एक्स्ट्राडिशन सेंड्स लेटर। बांग्लादेश ने जो है इंडिया को लेटर लिखा है कि जल्दी से उनको बांग्लादेश भेज दिया जाए। इंडिया आई हुई है शरण लेने के लिए शेख हसीना, तो उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए कहा जा रहा है। हेलो, अब पानी दीजिएगा तो शेख हसीना पर अभी फांसी देने के लिए जो है चल रहा है। अच्छा, एक मिनट अभिषेक।
तो बांग्लादेश का तो एक्स्ट्रेडिशन का मांग ये लोग कर रहे हैं, उनको फांसी की सज़ा देने के लिए कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है राइट साइड में देखिए, कंसेंसस ऑन मोस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ असम अकॉर्ड पैनल। तो असम में जो है कुछ सभी जो वहाँ ट्राइबल्स ग्रुप और बहुत सारे वो हैं एथनिक कम्युनिटीज़, उनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट आपस में, उसको हम असम अकॉर्ड बोलते हैं। जैसे एक नागा पीस एग्रीमेंट होता है तो वो नागा ट्राइब्स के लिए, वैसे असम में जो है लोग उनके लिए एक असम अकॉर्ड पैनल बोलते हैं, असम अकॉर्ड बोलते हैं। अकॉर्ड मतलब होता है फ्रेंडशिप एग्रीमेंट। तो उसको लेके ये कह रहे हैं वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा जो सीएम हैं कि कॉन्सेंसस मतलब सभी लोग राजी हैं ऑन मोस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ असम अकॉर्ड पैनल। तो जो वहाँ ऐसा जो अभी असम अकॉर्ड करने के लिए जो पैनल बना है, जो रिकमेंडेशन दे रहा है, तो उस रिकमेंडेशन, ज़्यादातर रिकमेंडेशन पर सभी लोगों की सहमति है, ठीक है। तो वो कुछ पर होगा डिस्प्यूट, लेकिन वो यहाँ वो खोल नहीं रहे बात, देख लीजिएगा इसको। और यहाँ नीचे में जो है, जो आपको उस समय न्यूज़ पढ़ा था मैंने सुप्रीम कोर्ट का कि माइंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने रिपोर्ट में कि जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको ध्यान से, ऐसा नहीं यूज़ कीजिए जिससे लोगों का डिग्निटी में किसी भी, सब लोग काम ही कर रहा है भाई, चाहे वो सफाई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई कुछ है, तो उसको आप प्रॉपर टर्म दीजिए। ऐसा टर्म जो पहले यूज़ करते थे वो सब नहीं दीजिए कि जिससे उसको लगे कि चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट से जुड़ा हुआ है या ऐसा कुछ जो है शब्द यूज़ कीजिए, ठीक है। तो जैसे पहले ये सब यहाँ दिया हुआ कुछ एग्जांपल में, जैसे हलाल खोर, साइकिल सवार, धोबी, कूली, स्कैवेंजर यानी सफाई वाला जो है, जो भी उसको कहते हो, और मसालची, मालन, बस्ता बरदार, चौकीदार, बंडल लिफ्टर, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ कास्ट बेस्ड जुड़े हुए वर्ड हैं या कुछ ऐसे जिनको डेरोगेटरी अब लोग अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए उसको जो है आप सुधार के अच्छे शब्द जो है इस्तेमाल करिए जिससे लोगों को, किसी को ऐसा हर्ट ना हो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो जस्टिस सूर्यकांत टू टेक ओथ है चीफ जस्टिस टुडे। तो आज से जो है शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, जो है नए चीफ जस्टिस होंगे 53rd। तो ये भी पीटी का सवाल इसमें है। और कांग्रेस का कहना है SIR इज इम्पोज्ड ऑपरेशन अप्लॉयड टू हैरास पीपल, ठीक है। तो खैर अब जो है इनका भी है पॉलिटिक्स में जो है, तो पढ़ लीजिएगा कि भाई क्या, क्यों ऐसा कांग्रेस कह रही है, क्या उनके राय है। बगल में इधर है न्यूज़ की LA फियर्स ऑफ पीपल ओवर SIR, वेस्ट बंगाल गवर्नर टेल्स EC। उसी तरह वेस्ट बंगाल में जहां लोग में काफ़ी एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है, तो वहां वो गवर्नर कह रहे हैं EC को कि आप लोगों के डर को जो है हटाइए, उसको समझाइए कि भाई इसमें क्या है, कैसे किया जा रहा है। नीचे राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज। सिंध जो है वो हमारे सिविलाइजेशन के हेरिटेज का हिस्सा रहेगा हमेशा। जैसे ये कहीं ना कहीं ये लोग भी पाकिस्तान में ये छेड़ना चाह रहे हैं, जैसे वो लोग कश्मीर में करते हैं, तो वैसे ही अब ये लोग पाकिस्तान में करना शुरू कर दें। तो सिंध को वहाँ तोड़ना चाह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि सिंध तो भाई हमारा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ था हमेशा से, ठीक है। खैर इधर देखिए नीचे है बीजेपी क्रिटिसाइजेज जमायत चीफ फॉर गिविंग कम्युनल कलर टू दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। तो जो दिल्ली के ब्लास्ट का जांच चल रहा है, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी जो पूरी तरह मुसलमानों के लिए बना हुआ यूनिवर्सिटी,
और वहाँ उसके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हो रही है। तो उसको कई लोगों ने, अभी जो है टीवी में भी आ रहा था, उन लोगों ने कह दिया है कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को अब अपना राइट्स को बचाने के लिए सड़क पर उतरना होगा, डायरेक्ट कार्रवाई करना, इस तरह का बात कई लोग कर रहे हैं। तो ये जो है अब देखिए देश में एक अलग टेंशन का माहौल पैदा हो सकता है। नेक्स्ट पेज आते हैं, COP30 स्ट्रेसेस अडेप्टेशन एज पाथ टू फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड। तो ब्राज़ील में जो कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट समिट हुआ है, तो उसमें कहा जा रहा है कि अडेप्टेशन यानी बदलाव, चेंज, वही रास्ता है दुनिया को फॉसिल फ्यूल से फ्री बनाने का। फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं जैसे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, ठीक है, जो फॉसिल्स की तरह हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं। दे आर फ्यूल्स मेड आउट ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो कि कार्बन हाइड जैसे पेड़ों के दबने से या कार्बन हाइड्रेट से जो बने हैं। तो क्या क्या मेजर उसमें है, वुड आता है, कोल आता है और पेट्रोलियम आता है, या ऐसे जो गैसेज हैं। तो उसमें क्या है कि इसलिए कहा जाए उनके बर्न करने से क्या है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो उनके जलाने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही में और तरह के पोल्यूटेंट गैसेस वो निकलती हैं, तो जिससे कि पोल्यूशन काफ़ी होता है। और इसीलिए उनसे दुनिया को फ्री करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बदलाव करना पड़ेगा, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी जैसे सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है, ठीक है, और तरह का है, जियोथर्मल है, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस सब का इस्तेमाल है। तो ये सब हमको करना होगा। तो ऐसा ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। नीचे फिर एक न्यूज़ है, देखिए, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव नो रिकॉर्ड ऑफ अफ्रीकन ग्रे पैरट ट्रेड, रिवील्स RTI रिस्पॉन्सेस। तो अफ्रीका में ग्रे पैरट्स भी पाई जाती हैं, जैसे फोटो में दिया हुआ है, ग्रे कलर की पैरट्स हैं, तो उनका ट्रेड का लेके ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। खैर वो न्यूज़ हमारे लिए सच बोल, लेकिन इसमें पढ़िएगा जो जो आपको टर्म्स मिलेगा बहुत सारा, ठीक है ना, इन मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ, उन सब को समझने की यहाँ ज़रूरत है, या जो भी इसमें फैक्ट। बाकी एज ए ठीक है, कहीं वो किसी ने RTI डाला है कि भाई क्या इनका भी ट्रेडिंग किया गया इंडिया में अफ्रीकन ग्रे पैरट्स का, तो RTI में उसने कहा है सरकार कि नहीं, किसी भी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके ट्रेड का। लेकिन इसमें और जो बातें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ आपको दिया होगा, उसको पढ़ के समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट साइंस पेज पे आते हैं। चलिए इसमें कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट पेज एडिटोरियल पे आते हैं। तो यहाँ मेन जो हिंदू का एडिटोरियल है काउंसिल ऑफ BJP, जिसमें बिहार का अब गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स दिया हुआ है कि पहली बार नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री जो है अपना छोड़ के सम्राट चौधरी को दे दिया है। तो होम मिनिस्ट्री जो मेनली जो है आप समझिए कि पूरे राज्य का, उसमें आपका पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे भी उन्होंने दे दिया। अब इसमें वो लोग पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का वैसा पकड़ नहीं रहेगा,
तो नेचुरल है कि एक तो नीतीश कुमार का अब एज भी हो गया है, तो वो भी है, तो उसमें वो क्या करेंगे, इतना टाइटली मॉनिटर उसको देखना पड़ता है। और सम्राट चौधरी को दे दिया, अच्छी बात है, अगला लीडर हो सकता है अगर उसको संभाल लेते हैं तो ठीक है। तो सबको जो दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, बिहार का है, लेकिन वो ऐसा कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, खाली पॉलिटिक्स है, तो उसको कोई खास वो नहीं। फिर इधर आर्टिकल देखते हैं, द लेटर हैज़ वन बट द स्पिरिट हैज़ नॉट लॉस्ट। इसको पढ़ लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गांधी का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स के बिहेवियर पर जो है, ठीक है। तो नेचुरल है कि अभी जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो सब जजमेंट आया है और उससे जुड़ा हुआ जो एक इन सब पर डिस्कशन चल रहा है कि प्रेसिडेंट को किस तरह से काम करना चाहिए या गवर्नर्स को, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, पढ़ लीजिएगा। अच्छे बहुत स्कॉलर विद्वान आदमी हैं, तो इन्होंने हिस्ट्री की बुक्स वगैरह भी लिखी है, तो क्या कह रहे हैं ये, इनका व्यूज़ पढ़ लीजिएगा। सेफ प्रोसेसिंग मैटर्स मोर देन जेस्टी फ्लेवर्स, फूड से जुड़ा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको भी, ठीक है। सेफ प्रोसेसिंग मैटर्स मोर देन जेस्टी फ्लेवर, कह रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, पैक्ड आइटम्स बिकते हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स बिकते हैं, उनके बारे में इनका कहना है कि वहाँ खाली एक स्वाद की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो प्रोसेसिंग का उसका सेफ्टी है उसको भी अपनाना ज़रूरी है, ताकि जो फूड हम खा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि देखो स्वाद के लिए खा लेते हैं लोग, लेकिन वो कितना नुकसानदेह है, क्या है उसमें यूज़ किया गया है, ये सब ध्यान नहीं देते हैं। तो इनका कहना यही है, जो अर्पिता मुखर्जी प्रोफेसर हैं, कि टेस्ट से ज़्यादा वहाँ सेफ्टी का भी बात ध्यान रखने का ज़रूरत है। जो भी हम पैक्ड फूड आइटम या प्रोसेस्ड फूड आइटम बेच रहे हैं, जितनी तरह की चीज़ें हैं, तो ये भी अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, हाउ कैन स्टेट पीएससीज बी रिफॉर्म्ड। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, उनमें कैसे सुधार लाया जाए, क्योंकि स्टेट लेवल पर जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें काफ़ी एक समय तो बहुत करप्शन था, आज के डेट में बहुत जगह ठीक हुआ है, लेकिन आज भी कई स्टेट्स में बहुत करप्शन है। तो अपॉइंटमेंट्स में घूस वगैरह लेके बहुत सारा चीज़ होता है, घोटाला होता है, तो इसलिए उसको ये डिस्कस पूरा किया है कि कैसे बना, कब से पब्लिक सर्विस कमीशन बना, अंग्रेज़ों के समय बना था, और यूपीएससी है, बाकी है, तो उनको लेकर डिस्कशन यहाँ किया है और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ बगल में राइट साइड में नेक्स्ट पेज पर आ गए 11 पर, तो इंग्लिश नो योर इंग्लिश का आर्टिकल है, उसको देख लीजिएगा।
वो हमेशा उसको पढ़ना चाहिए, इंग्लिश उसमें इंग्लिश से जुड़ा हुआ बहुत सारा बात बताता है। फिर अब बिजनेस पेज पर आ जाते हैं, पेज 13। तो इसमें कुछ नहीं है। फिर वर्ल्ड पेज पर तो यहाँ है यूएस यूक्रेन एंड यूरोपियन ऑफिशियल्स डिस्कस ट्रम्प्स प्रपोजल टू एंड वॉर। अभी यूएस ने इसमें थोड़ा सा ये कर दिया था कि भाई हम ही तय करेंगे कैसे इन दोनों का लड़ाई ख़त्म हो, रसिया से बात करेंगे वगैरह। तो आज मैंने जो लेटेस्ट देखा है कि यूरोप अब इसमें अपना ये दिखा रहा है कि भाई दूसरे देश अब तय नहीं करेंगे कि कहाँ क्या होगा, तो यूरोप का मामला है, यूरोप ही तय करेगा। ठीक है, तो एक तरह से लोग यूएस का वो हटाना चाह रहे हैं। तो ये चल रहा है रसिया यूक्रेन और इस सब का मामला, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और फिर इसराइल गाज़ा में फिर लड़ाई चल रही है। इसराइल लॉन्चेज एयर स्ट्राइक्स इन लेटेस्ट टेस्ट ऑफ गाज़ा सीज फायर एज हॉस्पिटल रिपोर्ट्स 24 डेथ्स। तो इसराइल ने फिर से गाज़ा पर अटैक शुरू कर दिया है। इधर देखिए नीचे लेफ्ट साइड में चाइना का स्टेटमेंट है कि जापान क्रॉस्ड अ रेड लाइन विथ रिमार्क्स ऑन ताइवान। ताइवान के बारे में बोल के जापान ने एक सीमा का उल्लंघन कर लिया है, मतलब अपना लक्ष्मण रेखा पार कर लिया है। चाइना ने ऐसा धमकाया जापान को। इधर बगल में यूएस टू लॉन्च न्यू फेज ऑफ ऑपरेशंस इन वेनेजुएला। यूएस जो है वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जहाज वहाज तो वहाँ लगा दिया था, कह रहा है कि अब नया और वहाँ कुछ एक्शन लेगा जो है। इधर म्यांमार का न्यूज़ है, जुंटा अरेस्ट नियरली 1600 फॉरेनर्स इन म्यांमार स्कैम हब्स। म्यांमार में जो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सब घोटाले करने के हब चल रहे हैं, फ्रॉड करने के, कंप्यूटर ऑनलाइन फ्रॉड के, तो उसमें जुंटा जो वहाँ मिलिट्री सरकार है उसने 1600 और विदेशियों को यानी म्यांमार के बाहर के लोगों को अरेस्ट किया है इस मामले घोटालों में। नेक्स्ट पेज वर्ल्ड पे आता है, अमिड राइजिंग आर्म्ड अटैक्स इन नाइजीरिया यूएस मे डाइव इन टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियन। नाइजीरिया का आपको पता है कि वहाँ क्रिश्चियंस पर अटैक कर रहे हैं मुस्लिम्स, तो अब इसमें कह रहा है कि जैसे वहाँ और बढ़ा है आर्म्ड अटैक, तो अब यूएस वहाँ कार्रवाई कर सकता है क्रिश्चियंस को बचाने के लिए। और इधर लेफ्ट साइड में है, कर्टन्स फॉल ऑन केओटिक कॉप COP30 समिट इन ब्राज़ील। यानी कि वहाँ जो बहुत ही काफ़ी विवाद हो गया था COP30 में, कॉन्फ्रेंस जो क्लाइमेट का हो रहा है ब्राज़ील में, तो अब फाइनली वो बंद हो गया। उस पर कह रहा है कर्टन फॉल्स, मतलब पर्दा गिर गया है यानी बंद हो गया है। तो उसका कंक्लूजन यहाँ दिया है, क्या क्या उसमें हुआ उसको देख लीजिएगा। नीचे एक फ़ोटो है, ब्रेकिंग द साइकिल। ठीक है, तो यहाँ जो है ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस, फीमेल फिटिसाइड एंड ऑल जेंडर बेस्ड वायलेंस, महिलाओं और मतलब फीमेल जेंडर के खिलाफ जितना भी एट्रॉसिटी होता है, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे वो बच्चों के जो है पेट में या बाहर हत्या कर दिया जाता है, या जेंडर बेस्ड जो बच्चियों के साथ या औरतों के साथ जेंडर से जुड़ा हुआ उनको वायलेंस किया जाता है, यानी कि औरत होने के कारण जो मारपीट करना या बहुत सारी जो बातें होती है, तो उन सब के खिलाफ जो है यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 25 नवंबर को है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, वायलेंस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आज इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया गया है 25 नवंबर को।
और बगल में न्यूज़ है, मेनी ब्राज़ीलियंस फील विंडिकेटेड ओवर एक्स प्रेसिडेंट बोलोसोनारोज कन्विक्शन। तो वहाँ के पहले के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो थे, उनको लगता है कोई क्राइम केस में जो है वो कन्विक्ट किया यानी सज़ा सुनाई गई है, तो इससे बहुत सारे ब्राज़ीलियन खुश राहत महसूस कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पिछले प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को। अब देखिए नीचे एक आर्टिकल है जापान फर्स्ट फीमेल लीडर फेसेस अ टाबू ओवर एंटरिंग द मेल ओनली सुमो रिंग। तो जापान की जो है प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं, ठीक है। तो जो है सुमो का जो रिंग होता है, सुमो फाइट जो होती है जिसमें कि सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, तो उसमें एक महिला का मैंने जाना वो जो है बैन है अब तक, तो उसको यार बुरा मानते हैं लोग, तो उसको लेके खैर कहने का मतलब है कि जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो एज ए फीमेल, क्योंकि बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो फीमेल के तौर पर उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं उसको ये दिखा रहा है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये दुनिया भर के लिए है कि जैसे जहाँ हर जगह महिलाओं को बहुत सी चीज़ों में वो परेशानी फील या उनको नहीं अलाउ किया जाता है, तो वहाँ किस तरह की वो दिक्कतें होती है या हो सकती है, उसी से जुड़ा हुआ है जापान का यहाँ दिया हुआ। फिर अब तो स्पोर्ट है आगे, तो चलिए। तो हिंदू हमने कल का और आज का कर लिया कवर। आज इतना ही रखते हैं विषय, आज हिस्ट्री नहीं लेते हैं, कल कहीं जाना भी आज है ना। तो आज करंट काफ़ी है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है ना। करंट को ही, क्योंकि दोनों दिन का ही अभी देखिए दो सबमिट, एक तो G20 हुआ है और दूसरा आपका COP30 हुआ है, तो दोनों को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। तो उससे जुड़ा हुआ जो भी न्यूज़ है या उससे जुड़ा हुआ जो भी एडिटोरियल है या और आर्टिकल है, ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिएगा। और तीसरा है कि अपने यहाँ भी जैसे वो प्रेसिडेंट वाला जो आया है रेफरेंस वाला, तो ये सब को अच्छे से कवर कर, तो आज करंट्स अभी है आपको काफ़ी, आज कर लीजिए, कल हिस्ट्री करा देंगे आपको फिर डिटेल में।